तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस उत्तराखंड के इस ऑनलाइन सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि हम यहाँ पर कुमाऊं के चंद्रवंश को पढ़ रहे थे, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने यहाँ पर काफ़ी राजाओं के बारे में पढ़ लिया था। जैसे कि हमने सोमचंद के बारे में पढ़ा, उसके बाद अगला राजा हमारा राजा इंद्रचंद के बारे में पढ़ा, राजा वीणाचंद के बारे में पढ़ा, राजा वीरचंद और राजा नानकी चंद, राजा थोवर चंद, राजा त्रिलोक चंद और राजा अभय चंद तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। तो राजा जो वीणाचंद है, उसके बाद यहाँ पर क्या खसरों का आक्रमण होता है, 200 वर्ष तक यहाँ पर शासन रहता है। तो उसके बाद यहाँ पर राजा वीरचंद राजा बनता है 200 वर्ष के बाद। तो राजा त्रिलोकचंद फिर राजा अभय चंद यहाँ पर आए, राजा चंद के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमारा जो है टॉपिक है राजा ज्ञानचंद, जिसे गरुड़ ज्ञानचंद भी कहा जाता है। तो गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि भी से दी गई। तो हम सब चीज़ यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे इनको गरुड़ की उपाधि मिली, ठीक है, किसने इनको गरुड़ की उपाधि दी थी। तो अब राजा ज्ञानचंद के बारे में अगर हम देखें तो 1374 से 1419 तक इनका यहाँ पर शासन रहा और 45 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। तो अपने आप में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो चंद राजा था वो कौन था? गरुड़ ज्ञानचंद। सब सर्वाधिक टाइम पीरियड तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया, 45 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। तो विष्णु के ये काफ़ी उपासक थे और इनका जो राज्य चिन्ह था वो था गरुड़। कौन था? गरुड़, ठीक है। और विष्णु की ये क्या थे? उपासक थे। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन इसे माना जाता है। फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो ये इनको इनका समकालीन माना जाता है। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ये भेंट करने वाला पहला चंद राजा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप कह सकते हो कि दिल्ली के सल्तनत में जाने वाला, यानी फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जाने वाला पहला चंद राजा कौन था? तो वो था गरुड़ ज्ञानचंद, जो कि वहाँ पर गया था। और इसने क्या किया, उनको काफ़ी सारी भेंटें दी थी। जैसे आपका बहुत सारी इन्होंने वहाँ पर उनको क्या थी, भेंट दी थी। जंगली हिरन, ठीक है, कस्तूरी मृग और भेड़, इस तरीके से इन्होंने काफ़ी सारी भेंटें इनके लिए ले गए थे। और इनको क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक ने ही इनको क्या है, गरुड़ की उपाधि दी थी। और तराई का क्षेत्र भी इन्होंने इनको दान में दिया था। किसको? गरुड़ ज्ञानचंद को। अब ज्ञानचंद का वीर सेनापति था एक नीलू कठायत, ठीक है। तो काफ़ी वीर था ये नीलू कठायत, ज्ञानचंद का जो एक सेनापति था। तो अपने ही सेनापति को इसने क्या किया था, मरवा दिया था। क्यों? क्योंकि इसके साथ में कुछ दुश्मन थे जो कि नहीं चाहते थे कि नीलू कठायत ज्ञानचंद के साथ में रहे। और इन्होंने क्या किया, ज्ञानचंद के प्रति क्या है, नीलू कठायत के प्रति ज्ञानचंद को भड़का दिया और उसे गुस्सा दिला दिया। और ये क्या करता है, फिर ज्ञानचंद क्या करता है, नीलू कठायत को क्यों मरवा देते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, जैसे जस्सा कमखेली, ठीक है, ये लोग क्या करते थे, नीलू कठायत से काफ़ी जलते थे। तो जस्सा कमखेली के कहने पर नीलू कठायत की मृत्यु क्या कर दिया, करवा देता है। और उनके जो पुत्र हैं, 2 पुत्र थे उनके, सूजू और वीरू, इन दोनों की आंखें निकलवा देता है ज्ञानचंद, ठीक है। क्या करता है, आंखें निकलवा देता है इनकी। किसके कहने पर? जस्सा कमखेली के कहने पर, क्योंकि वो लोग नीलू कठायत से जलते थे। तो पहले इन्होंने नीलू कठायत की मृत्यु कर दी और उसके बाद इनके पुत्र के, दोनों पुत्र के आंखें निकाल दी। तो नीलू कठायत जो था उसको रौत में भूमिदान किया था इन्होंने। जब उनकी देखो, रौत क्या होता है कि जब कोई वीरता, जो कोई रौत उस जागीर को कहा जाता है जिसमें कोई मनुष्य जो है असाधारण बहादुरी दिखाता है और उसके बहादुरी के कार्य के लिए क्या है, राजा द्वारा क्या है, रौत दिया जाता है, ठीक है। तो रौत क्या होता है, एक भूमि दान होता है, ठीक है। तो उनको भूमि जो मतलब जो भूमि वो पसंद करेंगे वही भूमि उनको दी जाती थी, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, रौत कहते हैं, ठीक है। तो नीलू कठायत को भी रौत में क्या है, भूमिदान किया था। राजा ज्ञानचंद को सेरा कड़खेटा खड़ेकेटा के ताम्रपत्र में राजाधिराज कहा गया, ठीक है। राजा ज्ञानचंद को क्या है, सेरा कड़खोट में क्या है, ताम्रपत्र में सेरा कड़खोट ताम्रपत्र में क्या है, राजाधिराज कहा गया, ठीक है, राजाधिराज कहा गया है। और राजा ज्ञानचंद के समय पीरियड का हमें कुछ यहाँ पर अभिलेख मिलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। जैसे रेगाव स्तंभ लेख है जो कि 1367 का है, ठीक है। 1367 ईस्वी का एक लेख है, रेगाव स्तंभ लेख, जो कि ज्ञानचंद से संबंधित है।
चामी गुरियुड़ा ताम्रपत्र है, जो कि 1378 में राजा अभयचंद ने वार्षिक श्राद्ध के उपरांत ज्ञानचंद द्वारा भूमिदान का उल्लेख इसमें है। ठीक है, राजा अभयचंद के, तो राजा अभयचंद का पुत्र था राजा ज्ञानचंद। तो राजा ज्ञानचंद क्या है, वार्षिक श्राद्ध जब हुआ था अभयचंद का, तो उस समय इन्होंने क्या किया, ज्ञानचंद ने भूमिदान किया था। गोवासा ताम्रपत्र लेख हमें यहाँ से मिला 1418 में, जो कि चंपावत में है। और किमुआड़ी व मादली ताम्रपत्र मिला हमें यहाँ पर। ठीक है, जो कि दोनों क्या है, ये चारों जो है वो ज्ञानचंद से संबंधित है। और उसके बाद ये तो थे हमारे ज्ञानचंद के बारे में। उसके बाद हमारा राजा आता है अगला राजा उद्यानचंद। ठीक है, तो उद्यानचंद जो है हमारे, तो वो 1420 से 1421 तक इनका यहाँ पर शासन रहता है। और विभिन्न मंदिरों और नौलों का निर्माण इन्होंने अपने टाइम पीरियड में किया था। तो इसके दादा जो ज्ञानचंद थे, उन्होंने नीलो कठायत को धोखे से मारा था, तो इसलिए इस चीज़ का पश्चाताप करते हैं। तो इसके लिए पूजा पाठ बहुत सारे का पूजा पाठ कराते हैं, और एक थोड़ा गिल्टी फील करते हैं, यानी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि यार मेरे दादा ने गलत किया था, ज्ञानचंद ने। ठीक है, तो ज्ञानचंद के बारे में ये देखते हैं। तो इस कारण उद्यानचंद क्या है, एक अपने शासन काल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करता है, नौले का निर्माण करता है, और ब्राह्मणों से ये पूजा पाठ करवाता है बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे अनुष्ठान करवाता है, ताकि उस पाप से हम क्या है, मुक्त हो सकें। तो अब उसके बाद चंपावत स्थित जो बालेश्वर मंदिर है, उसका इन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। और बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, बद्रीदत्त पांडे कहते हैं, जो इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि जो चंपावत में जो बालेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण ही किसने किया था, उद्यानचंद ने किया था। परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ उसका क्या है, जीर्णोद्धार करवाया था। तो बालेश्वर मंदिर 3 जगह पे है, आपके चंपावत में है, अल्मोड़ा में है, और थल में है, थल पिथौरागढ़ में। ठीक है, तो चंपावत वाला जो बालेश्वर मंदिर है, उसका निर्माण किसने किया था, उद्यानचंद ने किया था। उद्यानचंद ने। जागेश्वर अल्मोड़ा में है बालेश्वर मंदिर, और थल पिथौरागढ़ में है। तो कहा जाता है कि थल वाला जो पिथौरागढ़ वाला जो बालेश्वर मंदिर है, उसका इन्होंने क्या किया था, जीर्णोद्धार करवाया था। अब ये इतिहासकार किस चीज़ के लिए निर्माण का कहते हैं, और कैसे बालेश्वर मंदिर को जीर्णोद्धार के लिए कहते हैं, इनका पता है। पूर्वी रामगंगा के किनारे नागर शैली से निर्मित है ये थल जो मंदिर है। ठीक है, थल में जो बालेश्वर मंदिर है, ये पूर्वी रामगंगा के किनारे नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, तो बालेश्वर मंदिर हम कह सकते हैं कि किस शैली में निर्मित है, बालेश्वर मंदिर नागर शैली में। इसका जो निर्माण है वो 1371 में हुआ था। कीर्ति स्तंभ लेख, यानी जो डी शर्मा की जो बुक है हमारी, उसमें लिखा गया है कीर्ति स्तंभ शिलालेख जो हमें मिला है, वो कहाँ से मिला है, बालेश्वर मंदिर से ही मिला है। और इस मंदिर का निर्माण जो है 1371 ईस्वी में हुआ था। और बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण 1272 ईस्वी में हुआ था चंद राजाओं द्वारा। ठीक है, बालेश्वर मंदिर समूह का जो निर्माण है वो 1272 ईस्वी में हुआ था चंद राजाओं द्वारा, ऐसी परीक्षावाणी हमारी कहती है। परंतु हमारा जो राजा है उद्यानचंद, वो तो 1420 में बना था, है ना। तो यानी 1272, यानी उससे पहले ये बालेश्वर मंदिर बन चुका था। तो परीक्षावाणी कहती है कि ये चंद राजा जो थे, ठीक है, इनके टाइम पीरियड में ये बन चुका था। तो इन्होंने सिर्फ इसका क्या है, जीर्णोद्धार करवाया। पर तो कुछ राजा कहते हैं, जैसे बद्रीदत्त पांडे हो गया, ये लोग कहते हैं कि नहीं, इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर इसका निर्माण किया था। और डी शर्मा की बुक में भी 1371 में इसका निर्माण लिखा गया है। तो उस समय तो ध्यानचंद राजा थे ही नहीं, यानी इससे पहले ही ये बन चुका था। मानस खंड के अनुसार तो हम कह सकते हैं कि बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार ही किसने किया था, उद्यानचंद ने किया था। मानस खंड के अनुसार इसका जो निर्माण है इस मंदिर का, वानर राज बाली ने किया था। और कुछ अब इतिहासकार कहते हैं कि जो मानस खंड हमारा है, उसमें भी हमें इस चीज़ का उल्लेख मिलता है कि जो बालेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण वानर राज बाली ने किया था। ठीक है, और इसकी जो अंतिम मरम्मत है, चंद शासक विक्रम चंद ने भी इस मंदिर की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, ये भी हमें देखने को मिलता है। और जो मानस खंड है, उसमें कहा गया है कि इसकी स्थापना किसने की, वानराज बाली ने की थी। और अंतिम मरम्मत जो इसकी है, इस मंदिर की अंतिम मरम्मत जो है, वो 1796 में गोरखा सूबेदार जो महावीर थापा था, उनके द्वारा इसकी जो है अंतिम मरम्मत करवाई गई थी। यानी अंतिम बार जीर्णोद्धार जो है वो नेपाल महावीर थापा नामक राजा ने किया था। ठीक है, तो गोरखा सूबेदार था ये। इस मंदिर में से 1223 का एक कांचल देव का शिलालेख हमें देखने को मिलता है, ताम्रलेख मिलता है, जिसमें 10 मांडलिक राजाओं का नाम है। चंद्र राजवंश में 10 मांडलिक राजाओं का नाम इसमें उल्लेखित है। तो क्रांचल देव का ताम्रलेख हमें यहाँ पर मिलता है 1223 ईस्वी का।
और 1440 का एक ज्ञानचंद का ताम्रलेख भी हमें यहाँ से मिलता है बालेश्वर मंदिर से, और 1423 ईस्वी का उद्यान चंद का ताम्रलेख भी हमें यहाँ पर मिलता है, तथा रुद्रचंद और विक्रमचंद का लेख यहाँ पर मिलता है। अब अगर रुद्रचंद और विक्रमचंद का लेख मिल रहा है तो इसका मतलब ये उनसे पहले बन चुका था। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये मतलब पहले बन चुका था। उद्यानचंद मतलब चंद्रवंश में ही बनाया है किसी ने, परंतु उद्यानचंद से पहले ये बन चुका था। तो उद्यानचंद का ताम्रलेख, रुद्रचंद, विक्रमचंद का ताम्रलेख और ज्ञानचंद का ताम्रलेख यहाँ से देखने को मिला है, और क्रांचल देव का ताम्रलेख भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो मतलब ये इससे पहले का ही था। तो इसमें करीब 10 मांडलिक राजाओं का यहाँ पर नाम लिखा गया है। ठीक है, तो 1223 में कौन मिला? क्रांचल देव का ताम्रलेख मिला, 1440 में ज्ञानचंद का ताम्रलेख मिला, और 1423 ईस्वी में उद्यानचंद का ताम्रलेख, रुद्रचंद और विक्रमचंद का लेख देखने को मिला है। और ये इस पर एक क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त जो अभिलेख है वो किस शासक से संबंधित है। ठीक है, ये नहीं पूछा गया है कि चंपावत बालेश्वर मंदिर से किस राजा का लेख मिला है, ये पूछा गया है कि बालेश्वर मंदिर से जो प्राप्त अभिलेख हुए वो किस शासक से संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है? सुवाल देव, क्रांचल देव, चंद्रदेव, यादव देव। ठीक है, तो ये यूके SSC 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया, व्यक्तिगत सहायक में ये क्वेश्चन पूछा गया, अपर निजी सचिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सहायक समीक्षा अधिकारी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सहायक समाज कल्याण अधिकारी के पेपर में परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? ये है क्रांचल देव से संबंधित। ठीक है, ये क्रांचल देव से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो हमें क्रांचल देव का ही ताम्रलेख मिला है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि मैंने 1223 में क्रांचल देव का ताम्रलेख मिला है इसमें, तो क्रांचल देव से संबंधित है ये। ठीक है, और तो कोई राजा नहीं दिया है ना इसमें। देखो, अगर ज्ञानचंद उद्यानचंद दिया होता तो हम उसको भी ऑप्शन लगा सकते थे, परंतु यहाँ पर क्रांचल देव, ज्ञानचंद, उद्यानचंद, रुद्रचंद और विक्रमचंद, इनका ही यहाँ पर लेख मिला है। ठीक है, और तो हम कह सकते हैं कि ये इन्हीं के टाइम पीरियड का रहा होगा, तो इसका शासन रहा होगा। तो सुवाल देव तो इसमें है नहीं, यादव देव हमने पढ़ा नहीं, चंद्रदेव हमने पढ़ा नहीं, किसका? क्रांचल देव का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं राजा विक्रमचंद की। तो राजा विक्रमचंद जो है ये 1433 से 1437 तक इनका यहाँ पर शासन रहा। बालेश्वर मंदिर से ताम्र पत्र लेख मिला है इनके टाइम पीरियड का, बालेश्वर मंदिर से विक्रमचंद का, जैसे कि हमने अभी पढ़ा पिछली वीडियो में। और बालेश्वर मंदिर की इन्होंने मरम्मत करवाई थी। और इनका जो है ताम्रपत्र जो है कुंज शर्मा ब्राह्मण के नाम का था, जिसमें विक्रमचंद द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार पूर्ण करने पर भूमिदान का उल्लेख मिला है। ठीक है, कि इसने विक्रमचंद ने क्या किया, जो कुंज शर्मा ब्राह्मण था उनको क्या है भूमिदान किया था, कब? मंदिर का जीर्णोद्धार पूर्ण करने के बाद। ठीक है, तो यह ताम्रपत्र इस चीज़ का साक्ष्य हमें देता है। तो विक्रमचंद ने भी क्या किया, जीर्णोद्धार पूरा करके श्री कुंज शर्मा को भूमिदान किया था। और ये कुंज शर्मा जो थे वो कहाँ के थे? गुजरात के थे। ठीक है, अगला राजा है हमारा राजा भारती चंद। ठीक है, तो राजा भारती चंद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारती चंद जो है वो नेपाल के डोटी राज्य जो हैं, ये राजा यक्षमल और जयमल, ठीक है, तो जो कि मलवंशीय राजा हैं, मलवंशीय राजा था, जिन्हें हम रैंका कहा जाता। ठीक, तो भारती चंद में हमें तीन राजाओं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इन पर ही इन्होंने क्या किया था, विजय हासिल की थी और अपने शासन का विस्तार किया था। ठीक है, तो पहला जो इनसे संबंधित जो राज्य है वो है नेपाल का डोटी राज्य। ठीक है, भारती चंद से संबंधित। तो राजा यक्षमल और जयमल, ठीक है, जो कि मलवंशी राजा थे, और रैंका कहा जाता है इन्हें। तो एक वो है, दूसरा सीरा डीडीहाट क्षेत्र पिथौरागढ़ में है, और यहाँ पर पर्वत डोटी का देश था, जहाँ पर राजा जो है बलि नारायण संसार मल थे। और पहला इसी डोटी का देश को क्या कहा है, इसमें अशोक चल का भी था। ठीक है, अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो राजा सीरा डीडीहाट क्षेत्र में है, जहाँ पर राजा है अभी बलि नारायण संसार मल। ठीक है, और अगला है सोर, जो कि पिथौरागढ़ में ही है, और यहाँ के राजा हैं विजय बम। ठीक है, तो आपने याद रखना है, नेपाल डोटी राज्य जो था उस समय यक्षमल था। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि राजा भारती चंद के जो समकालीन थे, तो नेपाल डोटी राज्य में कौन थे? यक्षमल, जयमल, और सीरा में थे बलि नारायण संसारमल, और सोर में थे विजय बम। तो ये इनके समकालीन थे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा याद रखिए। अभी हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या और इनका नाम हम पहले क्यों पढ़ रहे हैं।
तो राजा भारती चंद के शासनकाल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो है उसके बारे में हम देखते हैं। उससे पहले अभी तक के जो वंश जो राजा थे वो डोटी राज्य को टैक्स देते थे। अभी तक के जितने भी राजा थे वो क्या करते, डोटी राज्य को टैक्स देते, जहाँ के राजा कौन है, जयमल, ठीक है, तो जिनको हम रैका कहते हैं। तो अभी तक इससे भारतीय चंद से पहले के जितने भी राजा है उन्होंने क्या किया, टैक्स दिया था किसको, डोटी के राज्य में जो थे, ठीक है, डोटी राज्य को। पर जहाँ पर मलवंशीय राजा शासन क्या करते थे, ठीक, इनका शासन जो है कई शाखाओं में चलता था, और इनकी शाखा जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के सीरा डीडीहार क्षेत्र में नेपाल मालवंशी राजा ने सीरा को अपने राज्य में मिलाकर पर्वत डोटी का देश बना दिया था, ठीक है। तो सीरा और सोर दोनों किसने ले लिया था, डोटी के राज्य के अधीन था, ठीक है। तो नेपाल राज्य था। तो सीरा और सोर, तो इन सभी पर का आक्रमण करता है कौन, भारती चंद, ठीक है। तो अभी तक जो भी है, अभी तक ये मांडलिक राजा है, अभी तक के जो राजा थे वो क्या थे, मांडलिक राजा था। अब देखते हैं कि भारती चंद क्या करता है, अभी हम वीडियो में देखेंगे। तो भारती चंद डोटी राज्य को टैक्स देने से इनकार कर देता है। तो 12 साल तक इनका युद्ध लड़ता है डोटी राज्य के साथ, और आखिर में जीत जाता है, ठीक है, आखिर में ये जीत भी जाता है। और चंद वंश का पहला स्वतंत्र शासक जो है हमारा कौन कहलाता है, राजा भारती चंद। तो भाई ये जीत गया है, तो इसके बारे में हम देखते हैं भाई जीता कैसे कैसे, ये इसने क्या किया, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर देखते हैं। तो अभी तक के जो राजा हैं हमारे वो दे रहे हैं टैक्स, ओके। तो अब के राजा क्या करते हैं देखते हैं। तो भारती चंद जो है वो क्या करता है, सर्वप्रथम डोटी पर क्या करता है, आक्रमण करता है, ठीक है। और उनका जो पुत्र है कौन, इनका अपने पुत्र के साथ ये क्या करते हैं, डोटी राज्य पर आक्रमण करते हैं, ओके। तो इनका जो पुत्र है रतन चंद, किसका पुत्र, भारती चंद का पुत्र है रतन चंद। तो रतन चंद क्या करता है, एक सैनिक का निर्माण करता है, एक सेना का निर्माण करता है, एक दूसरे राज्य से क्या है मदद लेता है, और एक मजबूत सेना का निर्माण करता है। तो डोटी पर ये क्या करता है, पहली जो इनकी विजय हुई डोटी पर, ठीक है, जब उनके पुत्र उनके साथ में थे। कठेर के राजा से ये मदद लेते हैं, और उनकी सहायता से 12 वर्षों तक युद्ध लड़ने के बाद आखिरकार ये जीत जाते हैं डोटी राज्य से, ठीक है। तो डोटी पर ये विजय हासिल कर देते हैं 12 वर्षों के बाद। तो इसमें डोटी राज्य इसमें कहा गया है कि बद्रीदत्त पांडे जी कहते हैं इस बात पर कि जिस प्रकार अमेरिका से आई नई फौज ने फ्रांस में मित्र राष्ट्रों की सिर पर विजय का मुकुट बांधा था, इसी प्रकार रतन चंद की ताजी फौज ने भारती चंद के डेरे पर नई जान डाली। तो रतन चंद कौन है, भारती चंद का पुत्र है। और ये कहते हैं कि रतन चंद ने उसी प्रकार से अपने पिता की हेल्प की, और उसी प्रकार से उन्होंने उसकी मदद की, और उनको विजय प्राप्त करवाई, जिस प्रकार के है अमेरिका से जो नई नई फौज आई थी, उन्होंने फ्रांस के मित्र राष्ट्रों से उन्होंने उनके मित्र फ्रांस को क्या है विजय हासिल करवाई थी, ठीक है। अगला है यहाँ पर नायक जाति की उत्पत्ति हुई। तो नायक जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, तो एक्चुअली ये नायक जाति है क्या चीज़, ठीक है। तो नायक जाति जो है, जब 12 वर्ष तक जो सैनिक थे, ठीक है, वो युद्ध लड़ रहे थे किसके साथ, भारती चंद के साथ जब जा रहे थे, तो वो डोटी के विरोध में क्या है युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या है 12 वर्ष तक युद्ध लड़ा, तो इन्होंने गांव की जो स्त्रियां थी उनके साथ संबंध बनाए, और उनके द्वारा जो पुत्र जनित हुए, ठीक है, उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, उन सभी संतानों को क्या है नायक जाति कहा गया। क्या कहा गया, नायक जाति कहा गया। तो उस समय से ये स्टार्ट हुए, और इनकी जो स्त्रियां थी, ठीक है, जो सैनिक द्वारा जो जिनके साथ संबंध बनाया गया बिना शादी के, ठीक है, इनकी शादी नहीं हुई थी, बिना शादी के इनके साथ संबंध बनाया गया था, और इनके द्वारा जो जो संतान उत्पन्न हुई उनको नायक जाति कहा गया। और इन पुत्रियों इन स्त्रियों को क्या है कटकाली कहा गया। क्या कहा गया, कटकाली कहा गया। उसके बाद हमें यहाँ पर हुड़ेती ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है, हुड़ेती ताम्रपत्र। तो हुड़ेती ताम्रपत्र में भारती चंद द्वारा एक गांव को दान में दिया गया है, ठीक है, भारती चंद द्वारा एक गांव दान देने का वर्णन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि 1451 ईस्वी का है। तो 1451 ईस्वी में भारती चंद द्वारा एक गांव दान किया गया था, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है कटुक नौला, ठीक है। कटुक नौला जो है आपका देव सिंह मैदान के पास स्थित है पिथौरागढ़ में।
तो यहाँ पर क्या है कि भारती चंद द्वारा समस्त जातियों की सेना के निर्माण किया था। कहाँ पर? कटुकनोला में। ठीक है। और युद्ध लड़ते समय पिथौरागढ़ में पड़ाव लगाया था, पिथौरागढ़ में पड़ाव लगाया था, जिसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है? कटुकनोला से मिलता है। उसके बाद सीरा में डुंगरा व सेड़ा को अपना सामंत इन्होंने क्या किया था? नियुक्त किया था, डुंगरा और सेड़ा को। ठीक है। उसके बाद कुमाऊं प्रसिद्ध वीरांगना भगा द्योतना और पवाड़ों भागा भागा द्योत्याना और पवाड़ों में भारती चंद ने द्वंद्व युद्ध का वर्णन किया था। ठीक है। तो कुमाऊं में जो प्रसिद्ध वीरांगना है और भागा द्योतना और पवाड़ों में भी भारती चंद के द्वंद्व जो युद्ध हुआ था 12 वर्षों वाला, उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस मिलता है पवाड़ों में। ठीक है। उसके बाद सीरा से मलों का प्राचीनतम ताम्रपत्र यहाँ पे मिला है 1353 ईस्वी का, सीरा से मलों का प्राचीन ताम्रपत्र। और सोर से बमों का। ठीक है। तो सीरा में कैसे मल वंश राजा थे सीरा में, और सोर में कौन था? बम बम राजा था। ठीक है। तो बमों का वंश था, और सीरा में मल वंश से राजा था। ओके। तो इनका यहाँ पर क्या है? ताम्रपत्र हमें देखने को मिलता है 1353 और 1337 ईस्वी का। तो महत्वपूर्ण ताम्रपत्र इनके टाइम पीरियड का जो है 1447 में यहाँ पर एक ताम्रपत्र मिला, कोटमारा सुई बिसुंग चंपावत ताम्रपत्र। ठीक है। सुई बिसुंग चंपावत ताम्रपत्र। इसमें क्या है? भारती चंद द्वारा जोग मेहरा को रौत में भूमिदान व रत्नचंद का उल्लेख हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है। रौत में भूमिदान और रत्नचंद का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो भारती चंद है उन्होंने क्या है? जोग मेहरा को रौत में भूमिदान किया था। ओके। और रतन चंद का उल्लेख मिलता है 1451 ईस्वी में भारती चंद का हुड़ेती ताम्रपत्र यहाँ पे देखने को मिला है, जिसमें रतन चंद का उल्लेख किया गया है और सोर पर भारती चंद की शासन की पुष्टि हुई है। तो सोर पर भारती चंद ने शासन किया, ऐसी पुष्टि हमें किसमें मिलती है? हुड़ेती ताम्रपत्र में। और रतन चंद का उल्लेख भी हमें हुड़ेती ताम्रपत्र में मिलता है। तो इसके बाद देखते हैं, भारती चंद के 3 पुत्र थे आपके, रतन चंद, सुजान चंद और पर्वत चंद। ठीक है। तो 3 इनके पुत्र थे, जिनमें से रतन चंद हमारा अगला राजा बनता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपका वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। थैंक यू।